चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आपको यह समझना होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब यहां पर वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लोगों का भला करना है, उनके लिए वेलफेयर स्टेट का काम करना है। ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम ये हमारे लिखे हुए आर्टिकल्स, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में लिखे हुए हैं, वो बताते हैं। कौन बताता है हमें? जो आर्टिकल्स हमारे 36 से लेकर 51 के बीच में लिखे गए हैं, वे बताते हैं कि भैया राज्य को क्या क्या करना है। तो इसीलिए आपको याद रखना है डीपीएसपी पार्ट 4, कौन सा? भाग 4 में आते हैं ये, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आधुनिक भारत के कुछ इन साधनों को समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे भारत को बनाने में कारगर होते हैं और किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होते हैं। आइए इनको बायलैंग्वेज तरीके से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। याद रखना है डीपीएसपी जो है हमारे, वो हमने कहां से लिए हैं? वे हमने लिए हैं अपने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। कहां से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए हुए थे, वहां से हमने लिए हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो 60% इसी एक्ट पर बना हुआ है। कितना प्रतिशत? 60%, मतलब 60% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी एक्ट पर बेस्ड है। चलिए तो हम ये भी देखते हैं कहां से कहां तक आते हैं। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। इनको समझेंगे क्या करते हैं ये। अच्छा एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो डीपीएसपी है ये जस्टिस देने का काम भी करते हैं, न्याय देने का काम भी करते हैं, लेकिन ये किस तरीके का न्याय देते हैं इसको भी समझिए। ये देते हैं हमको सोशल एंड इकोनॉमिकल न्याय देते हैं। कैसा देते हैं ये? सोशल एंड इकोनॉमिकल न्याय भी देने का काम करते हैं, जस्टिस देने का काम करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक न्याय देने का बात करते हैं। अब ऐसा पॉलिटिकल भी तो होता है। कौन सा होता है? पॉलिटिकल भी तो होता है। तो याद रखना पॉलिटिकल न्याय देने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल न्याय देने का काम करते हैं हमारे एफआरटीज करते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स करते हैं। और सोशल एंड इकोनॉमिकल मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का काम कौन करते हैं? वे करते हैं हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज करते हैं। चलिए इसको और समझते हैं। तो आर्टिकल 36 को समझते हैं। देखिए काफी इजी आर्टिकल है। आपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 पढ़ा होगा। कौन सा? आर्टिकल 12 पढ़ा होगा। तो जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है वही आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है, डिक्टो, नो चेंज। आपको यह भी समझना होगा कि जो आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है, जो बातें 36, जो बातें 12 में लिखी गई हैं वही 36 में भी लिखी गई हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल 12 के अंदर है। अब समझ में आया? तो आर्टिकल 36 तो इजी था। अगर आपने मेरी इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए और जाकर फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास भी देखिए। उसके अंदर मैंने एक एक आर्टिकल कराया है आपको, तो वहां आपको आर्टिकल प्लस एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए ये भी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 37। काफी प्यारा आर्टिकल है। अच्छा ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी को क्या बताते हैं, जो डीपीएसपी को बड़े ही अच्छे से समझाते हैं। उनके बारे में बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, लेकिन जहां हम राज्य की बातें करें, राज्य को क्या करना है, वो 38 से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है। 37 क्या कहता है? 37 कहता है ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है गैर न्यायोचित है। अब कहो सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर इसमें लिखी गए जो भी हमारे कानून हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, अगर उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो आप कल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप जुडिशरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि सर सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया।
हमारे लिए सरकार ने वो नहीं किया, है ना। तो इस चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशरी के पास जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉट जस्टिसेबल कहा जाता है, नॉन जस्टिसेबल कहा जाता है। ये दो केसेस में है, एक हमारे प्रियम्बल है वो भी नॉन जस्टिसेबल है, और एक हमारे डीपीएसपी है वो भी कैसे हैं, नॉन जस्टिसेबल है। और सिर्फ जस्टिसेबल का केस कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में ही होता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स ही हमारे कैसे हैं, जस्टिसेबल हैं। अगर वो आपके वायलेट होते हैं, कर्टेल होते हैं, तो आपको कहां जाना का मौका मिलेगा आपको, भैया आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन अगर आपके डीपीएसपी कर्टेल होते हैं, वायलेट होते हैं, या प्रियम्बल भी होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बोल दिया कि ठीक है भैया आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ करे ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार कुछ करे ही ना। जैसे हमारी डीपीएसपी राइट टू एजुकेशन की मांग भी करते हैं, फिर हमने इसको आर्टिकल 21A के अंदर डाला, 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला है या नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ करे ही नहीं, सरकार को करना भी होगा। हालांकि ये बाइंडेड नहीं है, हालांकि बाध्यकारी नहीं है कि सरकार को ये करना है। यूसीसी है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अब मुझे ये बताइए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल इंडिया में लागू है, सिर्फ गोवा और उत्तराखंड में लागू है? गोवा में तो ये समझिए आप पूरे तरीके से लागू है, लेकिन उत्तराखंड में क्या चाहता है ये, उत्तराखंड में कहते हैं कि सिर्फ कुछ कानूनों को छोड़कर लागू किया गया है। जैसे उत्तराखंड में क्या है, ट्राइबल्स बहुत पाई जाती हैं, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया है तो इसके ट्राइबल्स पाई जाती है, तो उनके कहीं राइट्स ना छिन जाएं, इसकी वजह से उनको इससे बाहर रखा गया है। उनके ट्रेडिशन की उनकी परंपरा है, जिस परंपरा की वजह से वो शादी करते हैं, वो परंपरा की वजह से उनके राइट्स ना छिन जाए, इस वजह से आर्टिकल 44 पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। तो हमको ये भी समझना होगा कि क्या समझना होगा हमको, कि भैया आर्टिकल 44 पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन लागू तो किया जा सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही चीज कहती है कि आर्टिकल 44 को लागू करो, लेकिन हमारी सरकार क्यों रह जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कास्टिज्म में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी सरकार रह जाती है। तो आर्टिकल 37 इस चीज की मांग करता है। इजी आर्टिकल्स था, चलिए आगे और समझते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजों को समझेंगे हम। इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी क्लासिफिकेशन का जिक्र नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, समाजवादी पढ़ते हैं, गांधीवादी पढ़ते हैं, उदारवादी पढ़ते हैं, तो ये भारतीय संविधान के अंदर नहीं लिखे गए हैं क्लासिफिकेशन। ये बस और बस हमने अपनी समझ के लिए अपनाया हुआ है। हमने इसको किसके लिए अपनाया हुआ है, अपनी समझ के लिए क्लासिफिकेशन को अपनाया हुआ है। तो याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के अंदर क्लासिफिकेशन है, नहीं, भारतीय संविधान के अंदर सिर्फ लाइन से आर्टिकल्स लिखे गए हैं। इनको क्लासिफाई, इनको वर्गीकृत किया गया है हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा, जो कि हम अपनी समझ के लिए करते हैं। हाँ ये आर्टिकल्स हैं तो ये समाजवादी आर्टिकल्स लग रहे हैं, ये आर्टिकल्स थोड़ा सा गांधीवादी विचारधारा के तो ये गांधीवादी लग रहे हैं, ये आर्टिकल्स थोड़े से उदारवादी विचारधारा के लग रहे हैं तो ये उदारवादी हुए। ये तो हमने अपनी समझ के लिए उनको वर्गीकृत किया हुआ है, ना कि किस वजह से किया हुआ है कि भैया ये संविधान में लिखिए, नहीं, संविधान में सिर्फ आर्टिकल लिखा गया है। चलिए, तो हमने कैसे किया, अपनी समझ की वजह से किया है। और रही इंप्लीमेंटेशन की बात, अच्छा एक और थोड़ा सा इसमें क्या है, फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे डीपीएसपी हैं इनको सरकार लागू करती है। अब कहोगे सर लागू कैसे करती है, क्या सबके हाथों में एक एक आर्टिकल पकड़ा दिया है क्या, कि आप जाइए आर्टिकल है आपके हाथ में? नहीं, इसके लिए सरकार एक्ट बनाती है। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अलग पढ़ते हैं, पॉलिटी को मिक्स करके पढ़ते हैं। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि भैया पॉलिटी क्या है, संविधान को लागू करने की व्यवस्था ही इंडियन पॉलिटी है, मतलब संविधान को लागू करने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो इसी वजह से हमको समझना पड़ेगा कि ये जो कानून, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको लागू किया जाता है तो कैसे लागू किया जाता है, एक्ट बनाकर लागू किया जाता है, अधिनियम बनाकर लागू किया जाता है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना लेकर आए, ये से समाज में सबका भला हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, ओके, ऐसे ही लैंड रिफॉर्म लेकर आए, सबके बीच में समान जमीन का वितरण हो, ऐसे ही मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए, ओके, ऐसे ही बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट लेकर आए, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट लेकर आए, ओके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेकर आए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट लेकर आए,
ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए, और ऐसे ही बैंकों का हमने नेशनलाइजेशन किया। तो ये हम एक्टों के थ्रू हमने क्या किया है, एक्टों के थ्रू हमने अपने डीपीएसपी को लागू किया है। इजी था, इतना नहीं सोचना है इसके ऊपर। चलिए, कौन है, अमन गुप्ता, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे सर मानसी, अरे बेटा, है ना। चलिए, तो अब हम इनको वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। जैसा कि हम क्या सोचते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन से क्या है, चीजें इजी हो जाती हैं हमारे लिए। हम आर्टिकल्स को क्लासिफाई करके ये समझ जाते हैं कि ये किस श्रेणी में आता है, क्या ये समाजवादी है, क्या ये गांधीवादी है, क्या ये उदारवादी है। इससे हमको समझने में आसानी होती है, तो हम उस चीज को देखेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है समाजवादी आर्टिकल में, वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38। ओके, आर्टिकल 38 क्या है? आर्टिकल 38 बात करता है राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। मैंने क्या कहा था कि राज्य को ये तीनों तरीके का न्याय देने की बात करता है आर्टिकल 38, कि राज्य में समाज का, आपको मैंने क्या कहा, देखो डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी है कि भैया ये सोशल वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दे, ठीक है, समाज को और ज्यादा ऊपर लेकर जाए, यही डीपीएसपी है। तो ये बात करता है कि भैया सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आर्थिक न्याय मिले और सबको राजनीतिक न्याय मिले। अच्छा, आप इस चीज को पढ़ना कभी, तो सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक न्याय दिया जाता है, राजनीतिक न्याय। आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे सर पहले राजनीतिक न्याय दे दिया जाए, तो नहीं, पहले आपको समाज बड़ा है। भारतीय समाज में अगर समाज को निकाल दिया जाए ना, तो भारत नहीं बचेगा। याद रखना, भारत जो चल रहा है वो समाज से चल रहा है। अच्छा, आपने कभी अपने बूढ़े बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि हम समाजी आदमी हैं, ऐसे ही अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते। ये काफी आपने प्रथाएं सुनी होंगी उनके, जो कहते हैं वो थोड़ा आपको लगता है वो कंजर्वेटिव सोच है। नहीं, भारत जो है वो चल समाज से ही रहा है। समझ में आया कि समाज क्या कहेगा, समाज कहेगा। तो इसलिए अगर भारत में से अगर समाज को निकाल दिया ना, तो भारत नहीं रहेगा। तो हमारा जो भारत है ना, वो एक सामाजिक व्यवस्था से बना हुआ देश है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक न्याय पहले दिया जाता है, फिर आर्थिक न्याय दिया जाता है, उसके बाद राजनीतिक न्याय दिया जाता है। ये आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य, आर्टिकल 38 बढ़ावा देता है, कहता है राज्य को कि तुमको ये तीनों न्याय देने की बात करनी है। चलिए, और आय, स्थिति, अवसरों की असमानताओं को कम करना है। अच्छा, ये जो लाइन है ना कि आय, स्थिति और अवसरों की असमानताओं खत्म करने वाली, ये 44th अमेंडमेंट से 1978 के अंदर ऐड की गई थी। और इसमें बताया गया था कि भैया जहां भी इनकम को लेकर, किसको लेकर, इनकम को लेकर, ये इधर मैंने लिखा भी, हाँ, इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इन तीनों को लेकर जहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने की बात इन्होंने रखी थी। ओके, तो आर्टिकल 38 इस चीज की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 39A, जहां भी ए लिखा आ जाए ना, ओके, राम राम बेटा, ओके, जहां भी आर्टिकल 39A लिखा आ जाए, तो ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। क्या होता है बेटा, अमेंडमेंट होता है। ये चीज अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि किससे ऐड किया गया है। ये आर्टिकल 39A अमेंड करके ऐड किया गया है। चलिए, किस चीज की बात करता है, आर्थिक और अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान न्याय हो, मुफ्त कानूनी सहायता पर जोर देने की बात करता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है, अगर कोई गरीब है, अगर वो कोर्ट जाता है तो उसके पास लीगल एड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओ कितना पैसा लग जाता है नहीं है। तो इसमें अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसको एड नहीं मिल पा रहा है, लीगल एड नहीं मिल पा रहा है, अगर कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है उसे, तो सरकार क्या करेगी, उसे फ्री लीगल एड देने की बात करेगी। और बात करेगी कि आपको इक्वल जस्टिस करना है, चाहे कैसा भी आदमी हो। आपको इक्वल जस्टिस की बात करती है। ऊंचा, अमीर हो, गरीब हो, बिना परवाह किए किस चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि आपको क्या मिले, आपको इक्वल जस्टिस देने की बात करता है। इवन आपको फ्री लीगल एड भी देने की बात करता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 41 पर। यह किस चीज की बात करता है, यह बात करता है काम, शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करना और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सहायता प्रदान करना।
है ना। तो बेचीदा सा है, आपको लगेगा इतनी सारी चीजें दे रही है सरकार हमें। देखिए सरकार इनमें से कुछ चीजें देती है। क्या आपको लगता है सरकार को ये कानून जो है, ये जो आर्टिकल है, ये बात करता है किस चीज की? ये बात करता है काम और शिक्षा की। ये बात करता है काम और शिक्षा की, ठीक है। ये बात करता है काम और शिक्षा के, वर्क और एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है। किस चीज की? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। भैया हर आदमी पे काम होना चाहिए, है नहीं है? एजुकेशन होनी चाहिए, हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और हर आदमी को किसी भी तरह का अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर किसी के पास बेरोजगारी है तो उसको बेरोजगार को भी काम मिलना चाहिए। इसी एक्ट की वजह से हमने मनरेगा लेकर आए थे। आपको याद होगा मनरेगा जो आज जी राम जी योजना बन चुकी है, जहां पहले 100 दिन का काम मिलता था, आज वो कैसा हो गया है? 125 दिन का काम हो गया है। तो वो इसी आर्टिकल की वजह से है कि भैया बीमार बुढ़ापे में सरकार को क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आपको पता होगा बीमारी, जैसे आपने अभी आयुष्मान कार्ड देखा होगा, वो इसी आर्टिकल से लेकर आए हैं हम। भैया आयुष्मान कार्ड किस लिए? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। कौन लेकर आया? सरकार लेकर आई, एक्ट बना के लेकर आई। बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है, तो वो इसी एक्ट से लेकर आई। विकलांगताओं के लिए अलग से रिजर्वेशन भी है, उनके लिए पेंशन भी है, काफी सारी स्कीम है उनके लिए। तो वो इसी आर्टिकल यूज करके सरकार आपको देती है। सरकार मन से कुछ नहीं देती, राज्य आपको मन से कुछ नहीं देता। ये सब कौन दिलवा रहा है? हमारा संविधान दिलवाता है। तो आपको इज्जत करनी चाहिए संविधान की, और संविधान को पूछना चाहिए, आपको तो पैर छूने चाहिए कि सरकार इतना कुछ कर रही है। चलिए अब आर्टिकल 39 को भी समझते हैं। 39 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कुछ 5-6 चीजें अलग से बोली गई हैं, उनको समझते हैं। पहला है कि राइट टू एजुकेट मीन टू लाइवलीहुड और सिटीजन, मतलब हर आदमी को, राज्य को रोटी कपड़ा मकान तीनों मुहैया कराने चाहिए। मतलब जहां पर रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो, तीनों चीजें किसको देनी चाहिए? राज्य को करानी चाहिए। इसी को कहा गया है वेलफेयर स्टेट। इसी चीज को तो कहा जाता है वेलफेयर स्टेट, कहा जाता है इसी चीज को। नेक्स्ट दूसरा भी देखते हैं। भैया अगर कहीं भी रिसोर्सेज हैं तो वहां कहीं एक जगह पर नहीं होनी चाहिए, वो सबको मिलने चाहिए। किसको? भाई अगर क्या है सोशलिज्म, क्या है मार्क्सिज्म को अगर थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे ले जाएं और थोड़ा मॉडर्न लेवल पे ले जाएं तो वो सोशलिज्म निकल कर आता है। सोशलिज्म बात करता है सोसाइटी की, कॉमन ओनरशिप की बात करता है। भैया किसी एक आदमी के पास सारे रिसोर्स नहीं होनी चाहिए, रिसोर्सों का बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए सरकार टेंडर निकालती है, तभी तो सरकार बोलती है कि भैया ऐसा है, पैसे हैं, दम है, ले जाओ टेंडर, है नहीं है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। दूसरा, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण को रोकना। कहीं भी धन हो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्या हो? अगर कहीं भी धन है, कहीं भी वेल्थ है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसा आपने देखा होगा अभी क्राइसिस चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो एलपीजी सिलेंडर इनकी थोड़ा बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे यहाँ पर। इसी पर सरकार कुछ लॉ बनाकर, सरकार ने बनाया हुआ है लॉ, उसको लागू किया और कहा कि जहां पर इस चीज के प्रोडक्शन है वहां पर आप उसको कब्जा करके नहीं रख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो उसमें इसकी किस चीज की बात करी है इन्होंने कि भैया जहां भी धन ज्यादा है वो एक जगह पर नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसी में एक आदमी का हाथ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात किसने करी है? ये बात करी है इस 39 के बी क्लॉज में। चलिए इसका सी क्लॉज था, अब इसका देखते हैं हम डी क्लॉज देखते हैं। डी क्या कहता है? डी बात करता है इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। ये तो हमको रोजमर्रा जिंदगी में देखने को मिलता है, ये तो मैंने भी पर्सनली फील किया है। क्या होता है, एक औरत और एक आदमी अगर किसी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो वही और सेम काम है, औरत को कम दिया जाता है वेतन और आदमी को ज्यादा दिया जाता है। ये हर जगह है, हर फील्ड में है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। ओके, तो सरकार ने ये कहा है कि भैया अगर सेम काम है और लड़का लड़की दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेतन ही मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है, तो इसको भी खत्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं भैया अगर इक्वल काम है, सेम काम के लिए सेम पे की बात करता है ये आर्टिकल का क्लॉज डी। चलिए अब इसका ई भी देखते हैं। ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथन वर्कर्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सफुली अब्यूज। ये बात करता है आप किसी जबरन किसी आदमी से या किसी बच्चे से या औरत से जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते। वर्कर्स और बच्चों से आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, ये ई बात करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एफ क्या बात करता है,
ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इसको। और बात क्या था भैया, आप जब अपॉर्चुनिटी देते हो तो उसमें हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों की क्या देते हो, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। अगर बच्चे हैं उनके विकास के लिए आपको अवसर देना पड़ेगा। सरकार को बोला कि भैया अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट आपको निकालनी पड़ेगी, आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको नौकरियां निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, जिससे रोजगार पैदा हो। आपका काम है अपने देश के भविष्य को ऊपर लेकर जाना। ये बात कौन करता है, ये बात एफ करता है। ओके, चलिए ये आर्टिकल 39 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं बेटे। चलिए आर्टिकल 42 ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। था हिंदी में इसमें थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखते हैं मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है, इसको आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया है, नहीं सॉरी, इसको 21 के अंदर डाला गया, ए के अंदर तो एजुकेशन है, वहां पर राइट टू लाइफ के अंदर डाला गया है। और ये कहा है कि भैया राज्य क्या दे, मैटरनिटी रिलीफ दे, औरतों को भी भैया मैटरनिटी रिलीफ दी जाए। अच्छा, ये मैटरनिटी हो गई जब बच्चा होता है उस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया जब लड़कियों के पीरियड्स होते हैं तब भी उनको क्या दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको छुट्टियां दी जाए, ठीक है, ये बात भी करते हैं। तो आर्टिकल 2 को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन हमको क्या देखना है कि ये आर्टिकल किस चीज की बात करता है, ये बात करता है भैया कि वहां पर जहां काम करते हैं ना लोग, वहां की कंडीशन अच्छी हो और औरतों को क्या मिलना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 42 बात करता है। चलिए आर्टिकल 43 क्या बात करता है, सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, फेयर रिम्यूनरेशंस एंड डिसेंट वर्क कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। सिंपल सी बात है, वही बात है कि भैया श्रमिकों के लिए एक अच्छी निर्वाह मजदूरी हो, ऐसा ना हो कहीं हजार्डियस प्लेस पर काम कर रहे हो। ओके, तो एक अच्छी उनके लिए निर्वाह मजदूरी का इंतजाम किया जाए। दूसरा, उचित पारिश्रमिक, मतलब जहां पर वो काम करते हैं वहां की जो कंडीशंस होती है, वहां का माहौल है वहां अच्छा होना चाहिए, प्लस वहां पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुविधा, मेडिकल असिस्टेंस पूरा होना चाहिए, ये बात करता है। और काम करने के जितने भी साधन हैं वो कैसे सुरक्षित होने चाहिए, किसी भी तरह का वहां पर खतरा नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 43 बात करता है। बहुत बढ़िया कि भैया हर आदमी को काम मिले, और लिविंग वेजेस का मतलब होता है अच्छा वेजेस मिले, और हर आदमी को मिलना चाहिए। जैसे कई बार लोग क्या है, एक एक दो महीने किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है ना, तो उसके चक्कर में इस आर्टिकल के अंदर, हाँ ऐसा भी अगर नहीं मिल रही है सैलरी तो आप कहां जा सकते हैं, आपको याद हो अपने यहाँ का जो कमिश्नर एक कोर्ट रहता है, लेबर कमिश्नर कोर्ट रहता है, आप वहां जा सकते हैं, लेबर कमिश्नर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, या ईपीएफओ जिसे हम कहते हैं, वहां जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 43A को देखते हैं, ये भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 76 के अंदर, उसको ऐड किया गया था। क्या कहता है, किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों और अन्य संगठनों के प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसको भी ऐड करके क्या कहा था, सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन एनी इंडस्ट्री। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो उसके अंदर जो वर्कर्स हैं वहां के, उनको भी इंगेज करना पड़ेगा, उनको भी जिम्मेदारी थोड़ी देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने देखा होगा, आप शेयर खरीदते हैं मार्केट में, शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मालिक ही हो जाते हैं। भले ही आपका शेयर थोड़ा सा हो, 10 रुपए का शेयर हो आपका, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि भैया हाँ, अगर उस कंपनी में मेरा शेयर है तो मतलब मैं उस कंपनी एक तरीके से छोटा सा मालिकाना हक जता सकता हूं उसके ऊपर। तो इसी तरीके से वो भी इसकी बात करता है, अगर आप किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, किसी भी मैनेजमेंट को लेते हैं, अंडरटेकिंग करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसका, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हालांकि ऐसे लागू करना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी कंपनी तो नहीं करेगी अपने वर्कर्स को, लेकिन जहां आप शेयर वगैरह देखते हैं इसी के थ्रू आप उसको खरीदते हैं। चलिए आर्टिकल 48 किस चीज की बात करता है, बात करता है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अगर आपने ये देखा हो, EWS नाम सुना है आपने कभी भी,
ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। याद रखना ये जो आर्टिकल सी निकल कर आया ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जनरल कास्ट से तो गरीब नहीं होगा आदमी, है ना, कि एसटी एससी में ही गरीब पाया जाता। अच्छा एक और चीज आपको याद रखना है कि जो एसटी एससी ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इकोनॉमिकल बेस पे नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है एजुकेशनल एंड सोशली बेस पे दिया जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं तो सोशली दिया जाता है उनको। उनको इसलिए नहीं दिया कि वो गरीब हैं, क्योंकि भाई उन सबको पता है कि कुछ एसटी एससी ऐसे भी हैं, ओबीसी ऐसे भी हैं जो क्या है अमीर हैं लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो सोशली दिया जाता है, सामाजिक तौर पर दिया जाता है, ओके, आर्थिक तौर पर नहीं दिया जाता। आर्थिक तौर पर तो हमको मिलता है ईडब्ल्यूएस वालों को। तो याद रखना जब 48 की बात आती है किस चीज की प्रमोट करने की बात करती है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे भैया वीकर सेक्शन की बात करते हैं कि जो भी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वीक हैं उनके लिए ये आर्टिकल बना हुआ है। चलिए इसी तरीके से 47 की बात करते हैं, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। इजी है कि ये पोषण के स्तर को राज्य सुधारे, ये पोषण का जो स्तर है बच्चों का उसको ऊपर लेकर जाए, बच्चों का ही नहीं इवन तो सोसाइटी में जो आपको ये खाना दिया जाता है ना, आपने मिड डे मील सुना होगा, आपने स्कूलों में मिड डे मील चलती है, खाना दिया जाता है, वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ओके, मिड डे मील जो है। तो पोषण का स्तर अच्छा करे सरकार, लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाए। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर गरीबी कितनी है, गरीबी छोड़िए, हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास आदमी है वो बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास हमारे इंडिया है ना, मिडिल क्लास लोगों की वजह से ही जाना जाता है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर लेकर जाए। दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, कि जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य है सार्वजनिक सुधार वो बहुत मतलब अच्छा नहीं है, बहुत तो कह नहीं सकते, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है कि कनाडा जैसा हो, यूएस जैसा हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। तो सार्वजनिक सुधार की बात करता है, सबको अच्छा खाना मिले, पोषण के स्तर को सुधार की बात करता है, और जो लोगों के जीवन है उनको उठाने की बात करता है ये आर्टिकल, है ना। सरकार को कहता है कि आपको क्या करना है, अपने जो स्तर है, लोगों का जो जीवन का स्तर है उसको ऊपर लेके जाने की बात करता है। चलिए तो ये हमारा आर्टिकल यहां खत्म होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे जो समाजवादी आर्टिकल्स हैं वो हमारे खत्म हुए। कौन से समाजवादी आर्टिकल्स, सोशलिस्ट। अब देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी समझ के लिए पढ़ते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ओके। अब गांधी क्या कहते थे, क्योंकि ये किससे थोड़ा सा गांधी जी की विचारधाराओं से ज्यादा प्रभावित लगते हैं, ठीक है। उनकी जो विचारधारा थे कि गांव होने चाहिए, गांव में अपना जंगल होने चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, ये सारी बातें गांधी जी करते थे। तो उनके विचारों से इस आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं, उनके विचारों को रखा गया है इनके अंदर। क्या है देखिए, यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों, याद रखना आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात करता है। किस चीज की बात करता है, ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात करता है। चलिए क्या बात करता है ये, कि ग्राम पंचायतों के संगठन पर जोर देता है और स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संस्थानों के रूप में उनके परिशक्तिकरण सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। सशक्तिकरण का मतलब कह सकते हैं हम कि ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है ये आर्टिकल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, पंचायतों की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 40। क्योंकि गांधी की विचारधारा थी कि भैया सरकार को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि भैया जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। हम पहले सेंट्रलाइज थे, हमारे पूरा देश था वो चलता था किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ चलता था सरकार एक यूनियन की वजह से। हमारे यहाँ पर स्टेट और यूनियन दो मिलकर सरकारें चलाते थे, लेकिन नहीं, गांधी जी का विचार था सरकार को 3 भागों में बांटो, लोकल लेवल पे भी सरकार लेकर आओ। तो इसलिए उसको कहा गया डिसेंट्रलाइज। क्या कहा गया उसको, डिसेंट्रलाइज कहा गया। आर्टिकल 43 क्या बात करता है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज टू इंश्योर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एट द रूरल लेवल। ये आर्टिकल 43 किस चीज की बात करता है, ये बात करते हैं कि भैया क्या होना चाहिए, रूरल लेवल पर कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। आपको ये दिख रहा है, ये आदमी ये क्या कर रहा है, सूत काट रहा है, जो सूत काटना कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो क्या है, लोकल लेवल पर एक कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए घर घर में, गांव में, ओके। उससे क्या होगा, एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंश्योर होगी, लोगों के घर में भी
घर घर फैक्ट्री की, छोटी छोटी फैक्ट्री की, स्मॉल फैक्ट्रीज की बात करता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 43। ओके, ये इस चीज की बात करता है। अब आर्टिकल 43B की भी देखेंगे, क्योंकि ये भी ऐड किया गया था ना, इसमें लिखा है ये कब ऐड किया गया था, 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 के अंदर, उससे ऐड किया गया था 43B। क्या बात करता है, टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशंस, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने कहा आर्टिकल 43 में कि भैया सरकार, राज्य डेमोक्रेटिक कंट्रोल की तरह होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल से चलनी चाहिए, डेमोग्राफी होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सरकार को बताती है कि भैया आपको कैसे काम करना है, मतलब जनता बताती है सरकार को। यही बात इस आर्टिकल्स के अंदर लिखी गई है। बात करते हैं ऑटोनॉमस फंक्शनिंग। कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको ऑटोनॉमस वहीं के लोग चला सकते हैं, जैसे हम आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे देखते हैं जहां पर थोड़ा सा ऑटोनॉमस लेवल पर गवर्नमेंट चलती है। यहाँ पर जैसे बोडो ऑटोनॉमस लेवल है, यहाँ पर बोडो जो वहां की जनजाति है वो चलाती है, डोंगरी है वो चलाती है। ऐसे ही वहां पर हमें 43B के अंदर देखने को मिलता है। ओके, इन्होंने कहा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव सोसाइटी। इन्होंने किस चीज की बात करी है, इन्होंने बात की है कि भैया जहां पर अगर कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ये आर्टिकल उस चीज की बात करता है, कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होना चाहिए वहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आर्टिकल 46 क्या कहता है, यह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा करने पर जोर देता है। मैंने क्या कहा था आपसे बेटा, मैंने कहा था कि ये जो 43 आर्टिकल्स है ये सिर्फ और सिर्फ ST SC इवन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC की जहां बात करते हैं उनकी बात करता है। ये किस वजह से, जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो लोग पिछड़े हुए हैं उनकी बात करता है। जो कैसे पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो लोग पीछे हैं उनकी बात कौन करता है, ये आर्टिकल करता है। जैसे आपको ये बच्चे दिख रहे होंगे पढ़ते हुए, तो बस ऐसे आपको याद रखना है, वो इस चीज की बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 47 गांधी जी का ये भी विचार था कि दारू नहीं होनी चाहिए, दारू खत्म हो जानी चाहिए, राज्य में दारू तो निषेध है, दारू ड्रग्स वगैरह इन सबके प्रतिबंध लगा दिया इन सबके ऊपर। पता नहीं फिर भी लोग क्यों पीते हैं, उनको अपनी सेहत की जरूरत मतलब समझ नहीं आता, सेहत अच्छी लगती है या नहीं। ड्रग्स, दारू, ये सब आजकल आपने देखा होगा, नए नए लड़के जो आते हैं वो सिगरेट, छोटी छोटी उम्र के हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, साथ में एक चाय ले लिया है, चाय सुट्टा चल रहा है। हमारे यहाँ पर तो आपने वो भी देखा होगा, एक कंपनी खुली हुई है चाय सुट्टा बार, कि आइए चाय पिए, सुट्टा चाहिए और चले जाइए। तो ये सब भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर तो। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 बात करता है काउ, कव्स एंड अदर मिल्स डाउट कैटल इंप्रूव देयर ब्रीड्स। बात करता है जो हमारे यहाँ पे काउ हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास पशु हैं उनकी ब्रीड्स को अच्छा करने के लिए बात करता है। ये गांधी जी के विचार थे ये, कि हमारे यहाँ पे पशु कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है, दारू खत्म होनी चाहिए, स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी के विचार कितने अच्छे थे। चलिए उनके विचारों को छोड़िए, अब थोड़ा लिबरल चलते हैं, कि आप उदारवादी को देखते थोड़ा सा, कि भैया लिबरल प्रिंसिपल को भी देखते हैं। किसको देखते हैं, लिबरल, उदारवादी प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो आर्टिकल 39 किसकी बात करता है, बात करता है लैंगिक समानता की बात करता है। द एम्फसाइज द प्रमोशन जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द वुमेन। ये बात करता है भाई औरत हो या आदमी हो, दोनों को कैसा होना चाहिए, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की। अगर आपसे कोई पूछा है कि आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो आपको बताना होगा आर्टिकल 39 वुमेन इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है आर्टिकल 39। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 पर लिबरल है ये। तो किस चीज की बात करते हैं ये बात करते हैं आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अच्छा ये होता क्या है, इसको समझा दूं मैं। ये इसे नाम से पता चलता है, इसको UCC को हम CCC भी बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड, कि भाई पूरा जो भारत है एक कानून से चलना चाहिए। आपने ऐसे देखा होगा
जो हिंदुओं की शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, मुस्लिमों की होती है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट से होती है, और ऐसे अपने सिखिज्म में जो शादियां होती हैं वो आनंद मैरिज एक्ट से होती है, ऐसी पर्शियन एक्ट होता है, अपना पारसियों के लिए होता है, मैरिज एक्ट होता है। तो इन सबको एक करना, अब इनकी शादी कैसे हुई, एक तरीके से होगी, जो राज्य तय करेगा, उसको कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहां पर ना लैंग्वेज, हमारे कल्चर, इतनी डाइवर्सिटी है, वो सब एक जगह आ जाएगी, एक किताब के अंदर आ जाएगी। जहां पर कोई समाज नहीं बचेगा, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सब एक कानून के अंदर है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। लेकिन यहीं पर उत्तराखंड ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो उसने इस चीज को साइड में रखा, उसने कुछ चीजों के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया है। जैसे अब हमारे यहाँ पर शादियां होती हैं, उसको उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। अरे भाई, वहां पर ट्राइबल्स हैं, कोई कोई ट्राइबल्स तो ऐसी भी हैं, ट्राइबल्स आपने देखा और सुना भी होगा आपने, कि जहां पर लड़का लड़की को घर से भगा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, अगर वो 1 महीने के अंदर मिल जाते हैं तो फिर उनकी शादी नहीं होती। अगर वो जंगलों में मिल गए, उनको ढूंढने के लिए पीछे लोग भी जाते हैं, अगर जैसे जंगलों में लोग मिल गए तो क्या होगा, थोड़ा हास्यास्पद हो सकता है ये, लेकिन ऐसा है कि घर में से 2 जोड़े को भगा दिया जाता है, फिर उनको ढूंढने के लिए सेना भेज दी जाती है, मतलब कुछ लोगों को भेज दिया जाता है। अगर वो लोग मिल गए तो इसका मतलब उनकी शादी नहीं होगी, अगर वो नहीं मिले तो उनकी मतलब शादी हो जाएगी। ऐसा ट्राइबल्स में चलता है। अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स है हमारी, उनमें रहता है। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, कहीं ये खत्म ना हो जाए, इस चक्कर में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। 2 राज्यों में है लागू, आपको नाम याद रखना है, गोवा जो हमारा पहला राज्य बनकर आया, दूसरा उत्तराखंड यूके। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर कंप्लीटली लागू नहीं है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है, बाकी इसके अंदर डाल दिए गए हैं, लेकिन गोवा में कंप्लीट है। अगर कोई पूछे तो गोवा में कंप्लीट तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। चलिए, आर्टिकल 45 ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा, ये आर्टिकल जो 45 है ये डीपीएसपी में जब से बना था तब से ही है, लेकिन इसमें एक चीज है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर। कब हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर, और उस अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया था, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। क्या कंपलसरी किया गया कि भैया, अच्छा एक और चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 45 को यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया तो इसको खत्म कर दिया, नहीं, इसमें भी है। बस फर्क इतना है, जो आर्टिकल 21 एक ही बात करता है, वो बात करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन यहीं पे जो आर्टिकल 45 है ये बात करता है कि 14 साल से, मतलब 14 साल तो 0 से 14 हो गया ये, तो कि 0 से जब बच्चा स्कूल में बैठता है तब से लेकर 14 साल तक उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी स्टेट के द्वारा। तो ये आर्टिकल 45 बात करता है। अगर कहीं आता है तो आप ये बता सकते हैं कि आर्टिकल 45 जो पहले 21A था वो 45 के अंदर था, लेकिन उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते उसको वहां ट्रांसफर किया गया, लेकिन यहां से खत्म नहीं किया गया, इसको भी यहां पर रखा गया है। ये 0 से 14 की बात करता है, वो 6 से 14 की बात करता है, बस इतना फर्क है दोनों के अंदर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, कुछ ही आर्टिकल्स बचे हैं अपने बेटे। 48 किस चीज की बात करता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। ये हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर को, हमारे यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री मतलब कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यक्तिगत करना। कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो कृषि है, जो हमारे यहाँ के खेत दिख रहे हैं आपको, ये जो खेत हैं उनको मॉडर्नाइज करना, हमारे यहाँ की जो पशुपालन है उनको मॉडर्नाइज करने की बात कौन करता है? ये आर्टिकल करता है। आर्टिकल कौन सा करता है? आर्टिकल 48 करता है कि हमारे यहाँ का जो भी खेत खलियान पशुपालन है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए, साइंटिफिक किया जाए। ओके, 48A ये भी 42nd अमेंडमेंट से 76 में ऐड किया गया था। ये किस चीज की बात करता है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट। देखिए, दुनिया में किसी भी देश का संविधान हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर हो, ठीक है, वो किस चीज की, उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि भैया हमें एनवायरमेंट को बचाना है। तो वो हमारे यहाँ संविधान भी बात करता है कि हमें अपने यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनको इंप्रूव करना है, और जो वाइल्ड लाइफ है हमारे यहाँ से एनिमल हुए,
मतलब काफी सारे वाइल्ड लाइफ होते हैं, एलिफेंट, एनिमल, स्नैक्स वगैरह जो भी होते हैं अपने, सांप बिच्छू वगैरह, इन सबको क्या करता है, सेफ गार्ड करने की जरूरत है, ऐसा ये आर्टिकल 48A कहता है। 48, भाई उलझ मत जा रहे हैं दोनों के बीच में। 48 बात करता है कि हमारे यहाँ के कृषि अच्छा हो, साइंटिफिक हो, और दूसरा 48A किस चीज की बात करता है कि हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और जो वाइल्ड लाइफ से हमारे यहाँ की वो कैसी हो, वो इंप्रूव हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको भी एक सेफ गार्ड दिया जाए। इसी वजह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे सेंचुरीज बनी हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है। ओके, ये सब हमारे इसी एक्ट की वजह से है, सेफ गार्ड करने की वजह से। अब 49 क्या बात करता है, जो हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या है हमारे यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, रेड फोर्ट है। अच्छा, रेड फोर्ट और लाल किला दोनों अलग हैं, एक मत समझ लेना इनको। ओके, क्योंकि लाल किला कहां पर है, लाल किला है हमारा ये आगरा के अंदर, और रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली के अंदर। ओके, चलिए, तो याद रखना है इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। कई बार आपने देखे होंगे कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं, लिखाते हैं मॉन्यूमेंट्स के ऊपर प्रिया लव सचिन ऐसे करके लिखा देना, तो ये क्यों कर रहे हैं, गैर कानूनी है ये। अगर पकड़े गए तो आपको फाइन भर सकते हैं या फिर कुछ हो सकता है, मतलब आपके लिए सजा है, कहने का मतलब। हमारे एक सर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक सर थे, तो वो बता रहे थे हमें, अपनी मैडम के साथ गए थे वो, तो वो भी लिखाए थे जाकर एक जगह पर, ग्वालियर का एक किला है वहां पर जाकर लिखाए थे वो, तो बता रहे थे कि वो पकड़ने से बच गए वो हमें। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अगर पकड़ेगा तो फाइन लग जाएगा या फिर सजा भी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं वो। चलिए, तो जो मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं ये। ओके, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसको भी बचाने की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व प्रत्येक स्मारक या स्थान को लूटपाट से बचाना, ठीक है, उनको सुरक्षित करना और विनाश आदि से बचाना, मतलब तोड़ नहीं सकते, खरोंच नहीं सकते, नाम नहीं ले सकते, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके, तो ये बात करता है आर्टिकल 49। चलिए, अब 50 बड़ा ही अच्छा है, नंबर याद रखना है आपको 50 कैसे याद कर रखना है आपको, 50 50%। कैसे, कि ये बात करता है जुडिशरी और कहां गया अपना एग्जीक्यूटिव, किसकी बात करता है ये, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात करता है कि भाई जो हमारा न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है दोनों को अलग करने की बात करता है, दोनों को मिक्स करने की बात नहीं करता है ये। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों को मिक्स कर दें, कि जुडिशरी को मिक्स कर दें और एग्जीक्यूटिव को मिक्स कर दें, तो दोनों अलग अलग अपना अपना काम करें। इसलिए इस चीज को रखा गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करने की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 50 करता है, कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करें, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ये बात करता है आर्टिकल 50 बात करता है। ओके, आर्टिकल 51 ये तो बहुत ही इजी है, ये थोड़ा और ऊपर निकल जाइए इससे। ये बात करता है कि इंटरनेशनल पीस बनी रहे, राज्य जो अंतरराष्ट्रीय जो पीस है उसको प्रमोट करने की बात करता है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी उसको मेंटेन करने की बात करता है, और जो हमारे रिलेशंस हैं अदर नेशंस के साथ उसको अच्छा करने की बात करता है ये आर्टिकल। और इंटरनेशनल लॉ से हम चलते रहें, कोई भी ट्रीटी है और कोई भी क्या कह सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रीटी होती है या किसी तरीके का लॉ बनता है तो उसको भी हम उसके हिसाब से चलते रहे, ये बात करता है। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, आर्बिट्रेशंस हैं, उनको बैठकर सॉल्व किया जा सके, ये आर्टिकल 51 बात करता है। इंटरनेशनल पीस और नेशनल्स के अंदर सिक्योरिटी की बात करता है। चलिए, अच्छा, अब कुछ मैं ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगा जो आर्टिकल डीपीएसपी के बाहर दिए गए हैं। आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि डीपीएसपी का आर्टिकल 56 से लेकर 51 के बीच में, नहीं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो डीपीएससी से बाहर भी दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 335 क्या आर्टिकल है ये। अच्छा देखिए, इस आर्टिकल को समझते हैं। एसटीएससी की बात करता है, प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करते हुए संघ और राज्य के मामलों के संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावों को विचार पर किया जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है, ये बात करता है कि ये एसटीएससी जो होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, लोगों को जो ट्राइबल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। किसको, सरकार को। जब भी वो सरकारी किसी भी तरह पद निकालें, आपने देखा होगा कि जब भी हम पद देखते हैं, वैकेंसीज देखते हैं, तो एसटी की, एससी की, जनरल की, ओबीसी की सब अलग अलग दी होती हैं, तो इसी का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और आर्टिकल्स, हमारे दो और आर्टिकल्स हैं।
याद रखना है आपको, आर्टिकल 350A, जो कि पार्ट किसमें दिया गया है, 17 में दिया गया है। ओके, क्या है ये भैया, ये बात करता है राज्यों और कहां गया, राज्यों और स्थानीय अधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा में प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा मैं समझा देता हूं, जो बच्चे हैं उनको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मदर टंग में देनी चाहिए। जैसा आपने देखा होगा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर 3 लैंग्वेज की बात की है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसके ऊपर विवाद भी है। तमिलनाडु काफी विवाद लेके चलता है। इसमें तमिलनाडु ये कहता है हम पहली लैंग्वेज जानते हैं, चलिए पहली लैंग्वेज कौन सी है, अपनी खुद की जो मदर टंग है बच्चे को हम वो सिखाएंगे, तो हम वो चलान देते हैं। दूसरी है जो राज्य की लैंग्वेज है तमिल है वो। तीसरी है कि आपको अपनी मर्जी से जो रखनी है, इंग्लिश रखो हिंदी रखो, जो आपकी मर्जी है वो रखिए। तो इसको तमिलनाडु बोलता है कि नहीं भैया हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन सरकार ने क्या कहा है आपकी मर्जी है वो रखिए। ये पॉलिटिक्स है, वोट की पॉलिटिक्स है, सीधी सीधी बात है। तो ये जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है किसी बच्चे की, वो उसकी वहां की लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। ये आर्टिकल 350 ये बात करता है, ये भी डीपीएसपी के अंदर आता है। ओके, 351 आर्टिकल पार्ट 17 के अंदर है, वो बात करता है ये हिंदी लैंग्वेजेस की, कि हमें जो हिंदी भाषा है उसे क्या करना है, उसे प्रमोट करने की बात करता है और डेवलप करने की बात करता है कि भैया यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, हिंदी लैंग्वेज को मींस जो एक्सप्रेशन डाइवर्स, जो कल्चर डाइवर्सिटी, अच्छा एक बात याद रखिए आप, ये मेरी इंडिया में कहीं भी घुमाइए अगर आपको हिंदी आती है आप सर्वाइव कर जाएंगे। आप गांव गांव में जाकर भी सर्वाइव कर जाएंगे अगर आपको हिंदी आती है। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल दिया गया है, ये भी डीपीएसपी के अंदर आता है। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है, सोशलिस्ट ये आर्टिकल्स आते हैं, गांधीयन ये आर्टिकल्स आते हैं, लिबरल में ये आर्टिकल्स आते हैं, और आउटसाइड में ये आर्टिकल्स आते हैं 335, 350 और 351। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे डीपीएसपी के अंदर आते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यही है कि भाई जो देश को चलाने के जो काम आते हैं वो यही आर्टिकल्स है, इन्हीं से देश चलता है, इन्हीं से लॉ बनते हैं, इन्हीं से इंप्लीमेंट होते हैं। चलिए, अगर आप यहां तक आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कर जाइए और शेयर भी कर जाइए। ओके, कल मैं आऊंगा नए टॉपिक के साथ प्लस एमसीक्यू के साथ और कुछ अपनी थ्योरीज के साथ। थैंक यू सो मच। चल रहा होगा टॉपिक हो जी।